प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के बारे में। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है, इसकी पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके पिछले वाले जो लेक्चर वीडियो था हम उस पर रिवीजन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आज तक हम जानते थे प्रकाश की जो रेडिएशन निकलती हैं वो सभी रेडिएशन पूर्ण रूप से हमें दिखाई देती हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि मात्र उसका कुछ ही भाग हमें दिखाई देता है, शेष भाग हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज़ हम जानते हैं C बराबर होता है V इंटू लेमडा, जहाँ C प्रकाश की जो चाल होती है, V हमारा फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और लेमडा हमारा तरंग दर है यानी वेवलेंथ है। हम जानते हैं V बराबर होता है C बाई लेमडा, या लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं C बाई V। कहने का तात्पर्य ये है प्रकाश की जो चाल होती है, यानी प्रकाश की जो चाल है, ट्रेवल करने का जो स्पीड है वह फिक्स होता है। C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल है, चलने की जो चाल है वह फिक्स होती है, जबकि आवृत्ति और तरंग दर दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर किसी रेडिएशन की, किसी वेव की आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तरंग दर कम होगा। अगर तरंग दर अधिक है तो उसका वेव जो होगा, आवृत्ति जो होगा, कम होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा वेव और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आगे हम एक चीज़ और पढ़े थे, अगर इन वेव्स के लेमडा को या आवृत्ति को, अगर सभी प्रकाश की जो सभी रंगें निकलती हैं, एनर्जी निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, अगर उनके वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम से या आवृत्ति के घटते हुए क्रम से सेट किया जाए तो जो एक सेट तैयार होगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार और समझिएगा, अगर इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो रेडिएशन निकलता है, इनके रेडिएशन के वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग आर्डर में, या इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीजिंग आर्डर में रखा जाए, तो जो इनके अरेंजमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो सेट तैयार होंगे उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई आपसे पूछता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तरंग दर के बढ़ते हुए क्रम में या उनकी आवृत्ति के घटते हुए क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो जो सेट तैयार होगा, इनके जो अरेंजमेंट होंगे, उन अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य से जो विकिरण निकलती हैं वो सभी दिखाई नहीं देती हैं, कुछ ही दिखाई देती हैं। उनके सभी सेटों के क्रम के वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो सेट तैयार होगा, या फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में रखा जाए जो सेट तैयार होगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ग्रीन बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाया गया हुआ है, यहाँ पे इसको सबसे पहले जानते हैं। जब सूर्य की विकिरण यानी रेडिएशन निकलती हैं, या तो उत्सर्जन होता है या तो अवशोषण होता है, तो वह लगातार न तो उत्सर्जन होता है और न तो अवशोषण होता है। कुछ उत्सर्जन होता है, कभी अवशोषण होता है, और जो ये निकलती हैं यह एक बंडल के रूप में निकलती हैं, पैकेट के रूप में निकलती हैं, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। समझिएगा, जो सूर्य से रेडिएशन निकलती हैं वह एक बंडल के रूप में निकलती हैं, एक पैकेट के रूप में निकलती हैं, जिसे हम क्वांटा कहते हैं।
क्वांटा जो होता है क्वांटम का प्यूलर रूप होता है, यानी एक क्वांटम सिंगुलर है। जब बहुत से क्वांटम मिलते हैं तो एक क्वांटा कहलाता है। और जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, विकिरण एनर्जी निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, तो बहुत से आपस में क्वांटम मिल करके एक क्वांटा बनाता है। हम यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे बनाए हुए हैं। सूर्य से तमाम तरह की रे निकलती हैं। गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट रे हैं, कुछ विजिबल रे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया है कि सूर्य से जितनी भी रेडिएशन एनर्जी निकलती हैं सभी हमें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ ही दिखाई देती हैं। जो दिखाई देती हैं वो विजिबल रे होती हैं, जो नहीं दिखाई देती हैं उसमें गामा रे हैं, एक्स रे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे हैं, इंफ्रा रे हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो तरंगे निकलती हैं, माइक्रो तरंगे निकलती हैं, इंफ्रा रे हैं, ये सभी हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जो छोटे छोटे इनके क्वांटम निकलते हैं आपस में जुड़ करके एक क्वांटा बनाते हैं, इनके क्वांटा हमें दिखाई नहीं देते हैं। जबकि गामा रे के, एक्स रे के, अल्ट्रा वायलेट की जो किरणें निकलती हैं, एक आपस में मिलकर के जो क्वांटा तैयार होती हैं, इनके भी क्वांटा हमें दिखाई नहीं देते हैं। केवल हमें विजिबल किरणें यानी दृश्य किरणें ही हमें दिखाई देती हैं। जो इनके पैकेट या बंडल तैयार होते हैं उसे क्वांटा कहते हैं, या क्वांटा को ही हम फोटोन कहते हैं। इस बात को समझिएगा, जिस किरणों का बंडल हमें दिखाई नहीं देता है उसे केवल क्वांटा कहते हैं, और जिस किरणों की हमें दिखाई देती हैं, हम देख लेते हैं, उसे क्वांटा या फोटोन के नाम से हम जानते हैं। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वह एक बंडल के रूप में निकलती हैं, उसी को हम क्वांटा कहते हैं। जो क्वांटा हम देख लेते हैं उसे हम फोटोन कहते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक रॉड है, यह रॉड गर्म रॉड है, यह 200 किलो जूल एनर्जी बाहर निकालता है। तो इसमें से जो एनर्जी बाहर निकलेगी, अगर एक ये एनर्जी जो निकलती है, एक क्वांटा जो निकलती है 2 जूल की होती है। समझिएगा, यह जो रॉड है 200 जूल एनर्जी बाहर निकालती है, तो एक जो एनर्जी निकालेगा, एक क्वांटम जो निकालेगा यह 2 जूल की होती है। तो हमें पता चलेगा इसमें से 100 क्वांटम निकलते हैं, तब जाकर के यह इसमें एक क्वांटा तैयार होगा। इस बात को एक बार और समझिएगा। अगर कोई रॉड है, गर्म है, वह रॉड 200 जूल एनर्जी बाहर निकालती है, तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगा, एक एनर्जी निकलेगा, उसे हम क्वांटम कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस रॉड से 100 क्वांटम बाहर निकलेंगे और एक क्वांटम बराबर 2 जूल एनर्जी होती है। तो इसलिए सभी क्वांटम के सामूहिक नाम को ही हम क्वांटा कहते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटा के बारे में, यानी जो रेडिएशन निकलती हैं वह बंडल या पैकेट के रूप में निकलती हैं। उन बंडल या पैकेट को क्वांटा कहते हैं, और जो हमें दिखाई देती हैं उसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है सभी रेडिएशन जो हमें सभी रेडिएशन जो निकलती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ ही हमें दिखाई देती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी रेडिएशन की एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। हम जानते हैं, हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट एच लग जाएगा और भी हो जाएगा। अब यहाँ एच को एक नियतांक कहते हैं, चूँकि प्लैंक ने बताया था कि एच को यहाँ प्लैंक नियतांक कहते हैं।
तो H बराबर E बराबर हो जाएगा, एनर्जी बराबर हो जाएगा H इंटू V, जहाँ H प्लैंक नियतांक है। H का जो मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये हमारा तीसरा रहा। अब बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है C बराबर V इंटू लेमडा के बारे में पढ़े हैं, तो V बराबर हो जाएगा C बटे लेमडा। अगर इस समीकरण में अगर V का मान रखते हैं तो आगे पाएंगे E बराबर H इंटू C बाई लेमडा, जहाँ E एनर्जी है, H प्लैंक नियतांक है, C प्रकाश की चाल है और लेमडा तरंग दर है। जहाँ हम जानते हैं H का मान 6.62 इंटू 10⁻34, जबकि C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब तरंग दर अधिक होगा तो एनर्जी कम होगा, जब एनर्जी अधिक होगा तो उसका जो वेव लेंथ होता है कम होता है। आगे प्लैंक का नियतांक है, जो प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है, प्लैंक ने सिद्ध कर दिया, जैसा कि 1870 में मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट जो होता है यह एक वेव होता है, वेव की तरह व्यवहार करता है। और वेव आपने पढ़ा है दो प्रकार के होते हैं, पहला है इलेक्ट्रिक वेव और दूसरा है मैग्नेटिक वेव। अब जब प्लैंक आए तो प्लैंक ने बताया था कि लाइट अगर वेव होती तो उसको गर्म करने पर, जैसे किसी भी प्रकाश पर किसी वस्तु पे अगर लाइट पड़ती है तो जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी प्लैंक ने ठहराया था कि लाइट एक वेव न होकर के एक कण है, यानी मॉलिक्यूल है। मैक्सवेल ने बताया था प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, जबकि प्लैंक ने बताया था, प्लैंक ने सिद्ध किया था कि प्रकाश एक तरंग नहीं है, कण के जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश एक कण है, इसके बारे में वह बताए थे कि प्रकाश कैसे एक कण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको एक लोहे का रॉड लेते हैं, लोहे का रॉड को पहले हम हल्का गर्म करते हैं। जब हल्का गर्म किया गया, जब इसको एनर्जी मिला, इसका कलर लाल हुआ। दूसरा, थोड़ा सा और इसको जब गर्म किया गया, यानी टेम्परेचर इसको और बढ़ाया गया, ये और ज्यादा लाल हो गया। जब इसका और ज्यादा टेम्परेचर कर दिया गया, उच्च ताप दे दिया गया, तो ये बहुत ज्यादा ये लाल हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रकाश लाइट अगर वेव होती तो किसी वस्तु पर पड़ती या किसी वस्तु को गर्म करते तो उसका कलर चेंज नहीं होता। जबकि अगर किसी वस्तु को, लोहे के रॉड को लेकर गर्म करते हैं तो पहले हल्का लाल होता है, फिर गहरा लाल हो जाता है, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो बहुत अधिक लाल हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश होती है वह प्रकाश वेव की तरह व्यवहार न करके एक कण की तरह व्यवहार करती है। जैसा कि ग्रीन बोर्ड पे बनाया गया है, ये मेटल रॉड है या फ्री का रॉड है, इसको पहले हल्का गर्म किया गया है। मान लीजिए यह 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया गया है, ये 5000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया है, और जबकि यह 20,000 डिग्री सेल्सियस पे से गर्म किया गया है।
500 डिग्री सेल्सियस पे जब आयरन के राड को या फ्री के राड को गर्म किया गया तो रेड कलर का हुआ। जब और अधिक तीव्रता से गर्म किया गया, अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो यह येलो विश कलर का हो गया था। और जब 20,000 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म किया गया तो इसका येलो कलर से यह ब्लूइश येलो कलर का हो गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे प्रकाश, जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ाते गए उसका कलर चेंज हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश जो होता है एक कण की तरह व्यवहार करता है। प्लैंक ने यही बताया था, जबकि मैक्सवेल ने बताया था प्रकाश का जो वेव होता है, प्रकाश से जो रेडिएशन होता है वो वेव की तरह व्यवहार करता है। जैसे कुछ फिनोमेना पे जा कर के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की जो वेव्स निकलती हैं, प्रकाश की जो रेडिएशन होती हैं, उसे हम कण की तरह, कण की प्रकृति की तरह व्यवहार करते हैं। प्रकाश की जो रेडिएशन होती है वह एक तरंग की तरह, प्रकाश की जो नेचर होती है वह एक मॉलिक्यूल की तरह, कण की तरह व्यवहार करता है। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जिसे क्रिस्का विकिरण कहते हैं। यह एक आदर्श पिंड होता है, यह एक पिंड है जिसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसकी खासियत होती है ये हर प्रकाश की, यानी हर प्रकार के प्रकाश की आवृत्ति की विकिरण को एक समान उत्सर्जित या अवशोषित करता है। एक बार और समझिएगा, यह एक आदर्श पिंड होता है जो किसी भी प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, हर प्रकार की आवृत्ति का जो विकिरण होता है उसका उत्सर्जन या अवशोषण एक समान करता है। और इस पिंड से जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं इसको हम क्रिस्का विकिरण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।